बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज के बारे में। सेनेट इलेक्शन खुफिया या ओपन बैलेट, सुप्रीम कोर्ट की राय महफूज हो चुकी है। दूसरी जानिब NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब का लदम करार। 1 मार्च से मुल्क भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मुल्क भर में मज़ारात सिनेमा घर खोलने की इजाज़त। तजारती मराकज़ के लिए वक्त की हद ख़त्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस का जोर वाकई कम हुआ है? टॉप स्टोरीज आपने जान ली। जैसे कि कहा गया, सेनेट इंतखाबात के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं और NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब पे भी बात करने जा रहे हैं। तो बड़ी गहमा गहमी रही सियासी हलकों में और सेनेट इंतखाबात की जानिब से, दोनों जानिब से, अपोजिशन को और हुकूमत दोनों तरफ देखा जाए तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत इस बात पे डटी रही कि हम ओपन बैलेट कराएंगे और जो ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया, अदालत में भी भिजवाया गया। और दूसरी जानिब अपोजिशन इस बात पे डटी रही कि ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, हालांकि वो भी पहले ओपन बैलेटिंग की बात करते रहे हैं। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए जनाब अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बात करेंगे सेनेट इंतखाब के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय भी महफूज हो चुकी है और फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेनेट इंतखाबात पे अपोजिशन, हुकूमत, जमातों दोनों में ठनी रही और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें रोल दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, कानून में ऐसा नहीं है, आइन में ऐसा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसा पा रहे हैं इस पूरी सिनेरियो में? बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे कोई 7-8 2013 से अगर आप लगा लें तो 8 साल हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने की जदोजहद चल रही है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद करना और इलेक्शन कमीशन को रेगुलेटरी कैप्चर से मुराद में ज़ाहिर प्रिंसिपल तो ये नहीं है, लेकिन हुकूमती चुंगल से आज़ाद बनाने के लिए बड़ी कोशिशें करते रहे, लेकिन वो मैं नाकाम ही हुआ हूँ। की वजह है कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती का जो प्रोसेस सारा अमल है ना, वो आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन के लीडर के हाथ में छोड़ दिया हुआ है, चाहे वो केयर टेकर सेटअप हो, चेयरमैन नैब का हो। तो ये 18वीं तरमीम के एक खतरनाक नताइज में से एक ये बात भी है। अब आते हैं असल बात की तरफ। देखिए, बड़ी सीरियस सी बात है। इलेक्शन कमीशन को तो इस बात पे खुश होना चाहिए था कि ओपन बैलेट के जरिए हो रहा है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि सीक्रेट बैलेट से हो रहा है या ओपन बैलेट से। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी है। जब वीडियो सामने आ गई थी, चीजें सारी सामने आ गई कि आइन का आर्टिकल 218(3) अगर पढ़ लें, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड इलेक्शन फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड दैट करप्ट प्रैक्टिस वुड बी गार्डेड अगेंस्ट। तो अगर इस चीज को सामने रख लें तो ये तो बड़ा अच्छा एक सुनहरी मौका था। और उन्हें भी पता था कि जो अपोजिशन जमातों में बैठे हैं, इन्होंने 18वीं तरमीम से पहले जब मामला चला था आगे, तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था 2005 के अंदर गालिबन, और उस बड़ा फायदा किया था। सही। अजहर सिद्दीक साहब, जैसे कि आपने कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पे अभी भी शकूक व शुबहात हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार नहीं है। लेकिन ये साथ ही साथ मैं आपको से ये भी जानना चाहूँगा कि आइन में, जैसे कि कहा जा रहा है कि आइन में तब्दीली की ज़रूरत है और आइन में ये बात नहीं की गई कि ओपन बैलेटिंग से होगा या खुफिया बैलेटिंग से होगा, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, बड़ी सीरियस सी बात है कि आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए आए हैं। 226 में लिखा है, ऑल इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ जाएं, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन अगर आ जाएं, तो ये सारे इलेक्शन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किए और कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया हुआ है, सदर का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन सेनेट का आर्टिकल 59 के अलावा और कोई चीज नहीं। और इसी बात की क्लैरिफिकेशन के लिए सदर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया था, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग था और वफाकी अब तमाम अपोजिशन जमातें हैं, कह दें, जो हैं, वो सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग सामने आ गई कि वो ओपन बैलेट के हक में नहीं थे और सदाती रेफरेंस में उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। उनके पास दूसरी रेमेडी थी कि आइन के आर्टिकल 226 को क्लियर कर लिया जाए, 226 में तरमीम कर दी जाए, ताकि यहाँ के जो
कंफ्यूजन है। अगर इंटरप्रिटेशन के हवाले, इंटरप्रिटेशन का इख्तियार तो आपका पता है सुप्रीम कोर्ट के पास है। तरमीम तो पार्लियामेंट के अंदर होगी ना। पार्लियामेंट तो अभी मफलूज हुई है, हुकूमत अपने मामलात पे डटी हुई है, अपोजिशन अपने मामलात पे डटी हुई है, और अचानक से बड़ी उजलत के साथ तब्दीली की बातें हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतनी उजलत में तरमीम हुआ करती हैं? देखिए, तरमीम अच्छी हो या बुरी हो, जब तरमीम अच्छी हो तो उजलत का इशू नहीं होता है। तारीख में आपको पता है कई चीजें गवाह हैं इस बात के, जब आईनी तरमीम करनी थी तो फौरी हुई हैं। हमें कानून साजी भी करनी हो, चूंकि प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के पास नेशनल असेंबली में सादा अक्सरियत है, सेनेट में सादा अक्सरियत भी नहीं है, और आईनी तरमीम के लिए आइन के आर्टिकल 288 या 238 और 239 को सामने रख के देखें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। इसके लिए वो तरमीम लेकर भी आए। अब उजलत का इशू यहाँ नहीं है, यहाँ इशू बड़ा सीधा सा है कि आपने करप्शन खत्म करनी है और इस चीज को सामने लेकर जाना है। तो उजलत का इशू तो है नहीं, इसमें तो कंसेंसस हो जाना चाहिए था। वो चाहते तो तरमीम हो सकती थी। आपके सामने पंजाब का इलेक्शन देख लेना, सेनेट का, आखिर ये मुकमका के साथ ही हुआ है ना। जो सीटें उनकी बनती थी पीटीआई की और इत्तेहादी जमातों की वो ले गए, जो नून लीग की बनती थी वो नून ले गई और आपस में सर इस पे बात करते हैं। लेकिन यहां से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्लियामान में ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ पाया, क्योंकि आपने सदारती ऑर्डिनेंस की बात की, रेफरेंस की बात की, अदालत में ले जाया गया, तो पार्लियामान के अंदर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि पार्लियामान ये कहते हैं कि इसको पार्लियामेंट के अंदर ही करना चाहिए था, हुकूमत को ये ऑर्डिनेंस नहीं जारी करना चाहिए था, और साथ ही साथ इसे अदालत में रेफरेंस भी दायर नहीं करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर ऑर्डिनेंसेस पे ही चल रही है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी होता है, तो आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा भी ऑर्डिनेंस के साथ साथ इसका रेफरेंस अदालत में जाना चाहिए था? देखिए, ऑर्डिनेंस कोई गैर आईनी चीज नहीं है। आइन का आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस जारी करने की इजाजत देता है, और पुरानी गवर्नमेंट जितनी भी देखते रहे, हर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी करती रही। हम ये अगर ये कदगन लगा देंगे ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर रहा है तो आइन के आर्टिकल 89 रिटर्नेड हो जाएगा। इशू ऑर्डिनेंस जो जारी किया है वो भी देखने वाला है कि वो ऑर्डिनेंस को नथी कर दिया है, सब्जेक्ट कर दिया है, कंडीशनल लेजिस्लेशन कर दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आइन के सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी करना इसलिए जरूरी था कि स्केड्यूल आना था 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी से पहले अगर आप ऑर्डिनेंस जारी कर, बाद में ऑर्डिनेंस जारी हो नहीं सकता था। तो ऑर्डिनेंस इसलिए स्केड्यूल आने से पहले जारी हो गया कि जो इलेक्शन होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इलेक्शन आर नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां भी एक बड़ी माजरत के साथ हम रिमार्क्स के ऊपर सियासी जमातें सारी उसी पे लगी हुई हैं कंगालने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट पे छोड़े, इंटरप्रिटेशन उसने करनी है। और इतनी अनोखी इंटरप्रिटेशन में नहीं है। इंडिया के अंदर आज भी आने वाला के इलेक्शन जो है ना वो ओपन बैलेट से होते हैं। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून जो कह रहा है वही होगा, ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, खुफिया बैलेटिंग होगी। अगर कानून में लिखा हुआ है खुफिया बैलेटिंग है, आइन में लिखा हुआ है तो खुफिया बैलेटिंग से ही होगा सारा काम। देखिए, आइन में कहीं नहीं लिखा कि खुफिया बैलेट से है। सही, खुफिया बैलेट रखने के हवाले से वो सेनेट इलेक्शन एक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन 122(6) है कि जहां सेनेट के इलेक्शन को कहा है कि वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो ऑर्डिनेंस इसलिए है, ऑर्डिनेंस आईनी तरमीम के लिए नहीं आया है। ऑर्डिनेंस के लिए इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 122(6) को खत्म किया है और उसमें प्रोविजन डाली है कि उसको तब्दील करने की बात की है कि ये इलेक्शन होंगे ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट से और प्रोपोर्शनेट से, मुतनासिब नुमाइंदगी से होने हैं। तो इसमें ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं है। आइन और कानून को सामने रखते ऑर्डिनेंस को मैं आज भी वो एक बैड लेजिस्लेशन समझ सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सेक्शन 122 से ऑटोमेटिकली रिटर्नेड हो जाएगा। तो उसके लिए दोबारा ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। लेकिन ये कंडीशनल लेजिस्लेशन आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट बैड लेजिस्लेशन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन शो की है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहती है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहती है। सही सही। अजहर सिद्दीकी साहब, जैसे कि आपने पंजाब के मुकमका की बात की, आप पंजाब के मुकमका पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कहा जी पंजाब में मुकमका हो गया, मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि सीटें तो जीत ली गई, बात फिर आ जाती है खुफिया बैलेटिंग की और ओपन बैलेटिंग की। हुकूमत अपोजिशन दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुकमका हो जाता है, सीटें जीत ली जाती हैं बगैर इलेक्शन के ही, मतलब पहले से ही जस्टिफाई हो जाता है कि ये सीट इनके पास है, तो फिर खुफिया और ओपन बैलेटिंग का कोई जवाब नहीं बचता। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। असूली तौर पर जब आप पार्टी बेस इलेक्शन हो रहे हैं
तो उसी की प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी यही है कि उसी की प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आपको सीटें मिलनी है। सही। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए आप ये खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता है, उस पर आप पार्टी में नाम देते हैं और मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल को सामने रखते हैं, उसके मुताबिक आपको कैंडिडेचर मिल जाती है। तो सेनेट का इलेक्शन भी अगर देखा जाए मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी पार्टी बेस के तरीकेकार के ऊपर भी बैठ के आपको नुमाइंदगी मिलनी है, लेकिन उसके लिए इलेक्शन का जो प्रोसेस रखा हुआ है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल को अगर आप सामने रख लें, यानी वो एक अलग इशू है। ये पंजाब के अंदर मुकमका हो गया है, वो लड़ाई तो देखिए हम देखते आए हैं, सियासतदान आपस में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जहां बैठ के आपस को सेटल करना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी इन्हें सेटल करके कर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि बुनियादी वजह ये है कि डर और खौफ अपोजिशन जमातों को भी है। अपोजिशन जमातें जो कि पुरानी हैं, घाग हैं, तजर्बाकार हैं, वो चाहते हैं कि पीटीआई के वोट तोड़ सके और आपने पिछले 2018 में आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के वोट बिके हैं पैसों से बैठ के, और जो 2 सेनेटर मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, हालांकि वो तो एक सीट भी नहीं ले जा सकते थे। तो हमने ये रिकॉर्ड के अंदर चीजें सारी देख ली हैं। इशू बड़ा सिंपल सा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए सियासी जमातें स्टेट्समैन होकर सोचें, इस मुल्क का सोचें, अपनी जातियात को छोड़ दें, करप्शन, लूट मार या इन चीजों को अगर छोड़ दें और इस तरह की लेजिस्लेशन और आइन साजी, कानून साजी, अवामी मफाद को सामने रखकर करें तो शायद कई हालात सेटल हो जाएंगे। सर जैसे कि मेन मुद्दा यही है कि करप्शन है, हॉर्स ट्रेडिंग है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग को ही मद्देनजर रख के ओपन बैलेटिंग की बात की गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर फर्ज करें ओपन बैलेटिंग हो जाती, अदालत की तरफ से भी आ जाता, इलेक्शन कमीशन भी कुछ मामलात सेट कर लेता या पार्लियामान के अंदर ही सेट हो जाता, तो कितना फर्क पड़ता? क्योंकि जिन्होंने धांधली करनी है, जिन्होंने करप्शन करनी है, उनके लिए तो ओपन बैलेटिंग हो या खुफिया बैलेटिंग हो, वो तो मामलात बैकडोर पे पहले ही सेट हो चुके होते हैं। नहीं, उसमें एक वजह ये आ जाती है कि सेनेट के इलेक्शन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसमें डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती। आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता, यानी मैं अगर वोट दे भी दूं और यहाँ कोई जमीर का वोट देना चाहता है तो वो सामने आकर देना कि मैं पार्टी। और दूसरी बात यह है कि पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को कैंडिडेट को आपने वोट देना है और वो पार्टी को उस डिसिप्लिन का हामी रहना है, तो आपने अनोखी बात तो कोई की नहीं है ना। आप मिसाल के तौर पर आप समझते हैं जो कि आप जमायती बुनियादों पर इंतखाब लड़कर आए हैं, जमात की बुनियाद पर इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो अगर किसी मुखालिफ को वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता फिर आपको निकालना पड़ेगा। आप पार्टी छोड़ें, आप कहें जी मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं और मैं वोट दे रहा हूं, और आगे जमीर जागने की बातें अगर होनी है तो जमीर सियासी जमातों से, एक सियासी जमात से दूसरे सियासी जमात जागने की बातें नहीं है, ये तो आप और हमें बेवकूफ बनाने की बातें हैं ताकि हालात और वाकयात आपके सामने सच ना लगा सकें। सबसे बेस्ट हाल जो है ना, जहां आप आ जाए अमेरिकन सिस्टम पे आ जाए, बराह रास्त सेनेट के इलेक्शन भी इसी तरह कराएं जिस तरह इलेक्शन नेशनल असेंबली के होते हैं, सूबाई असेंबलियों के होते हैं। बराह रास्त वहां वोट डालें और वोट डाल के सेनेट के नुमाइंदे भी अपने ही मुंतखब करें। तो पाकिस्तान में जो जिस तरह का जमहूरी निज़ाम, सो कॉल्ड जमहूरियत का निज़ाम या आईने पाकिस्तान ने वो तय किया है, वो इसलिए तय किया हुआ है कि लेजिस्लेशन करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, दोनों हाउसेज की जरूरत पड़ेगी, और फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट वगैरह तो आप कर सकते हैं, नेशनल असेंबली से पास हो तो सेनेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक हाउस से हो जाता है। और जब आईनी तरमीम को नहीं हो तो दोनों हाउस से करनी पड़ती है। तो अगर ये निज़ाम जो जमाती बुनियादों पर अगर ये नहीं होगा तो इम्बैलेंस बहुत हो जाएगा और उसके बड़े खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। सही, बहुत खतरनाक नताइज निकलेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
नाज़रीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात की और अजहर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून थे, और तमाम कानूनी पहराए पे हमने बात की कि किस तरह से टैकल किया गया, किस तरह से टैकल होना चाहिए था। इस वक्त नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ अब तक न्यूज़ इस्लामाबाद हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं, जानी मानी शख्सियत हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात के मुतालिक तो आप मुकम्मल तौर पर आपने नज़र रखी हुई है और मुकम्मल तौर पर इसको देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक भी जारी किया है और हुकूमती और अपोजिशन जमातों की तरफ से जो खींचातानी होती रही है सेनेट इंतखाबात के ऊपर, उससे भी आप बाखबर हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपोजिशन इस पूरी सूरत हाल में डटी रही कि ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, जबकि हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि ओपन बैलेटिंग के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने ऑर्डिनेंस भी जारी किया, फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया अदालत में, लेकिन बिल आखिर अदालत की तरफ से ये जवाब आया कि जो कानूनी पहराए है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ओपन बैलेटिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। तो कितना देख रहे हैं हुकूमती ग्राफ के ऊपर कि हुकूमत को क्या सुबकी का सामना करना पड़ा और अपोजिशन की कितनी जीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि जो मुस्लिम लीग नून भी एक वक्त में ओपन बैलेटिंग की बात करती थी और पीपल्स पार्टी भी ओपन बैलेटिंग की बात करती थी, बल्कि मिसाक जमहूरियत में इन्होंने लिखा हुआ था कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो ये ओपन बैलेटिंग करवाएंगे, यानी कि खदशात उनको पीछे। लेकिन क्योंकि ये सजेशन पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से आई है, इमरान खान साहब की तरफ से आई है, तो उसमें मुखालफत बराए मुखालफत जो है अपोजिशन कर रही है, क्योंकि ये एक वाजिया चीज़ है कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे अपोजिशन के 62 हाथ जो है वो खड़े हुए थे, लेकिन जब डब्बे के अंदर से वोट निकले तो वो 50 के करीब थे, जिसकी वजह से उनकी नो कॉन्फिडेंस की तहरीक नाकाम हो गई थी। तो अपोजिशन का तो ये अखलाकी फर्ज बनता था कि जब हुकूमत ये आइडिया लेके सामने आई तो उनको हुकूमत के साथ हाथ मिला के आगे चलना चाहिए था, ताकि इसमें फेयरनेस हो। क्योंकि आप देखें कि हर इलेक्शन में, भले वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो या कौमी असेंबली का, हर वक्त धांधली का शोर मचता है। तो अगर इस तरह शफाफ ओपन बैलेटिंग होती तो उससे कोई भी धांधली का अंदिया नहीं होता और सबको पता होता है कि वोट किसने कहाँ पे डाला है। अब आप देखें कि अपोजिशन जो है, जहाँ उनका मफाद होता है वहाँ पे वो मुकमका कर लेते हैं। पंजाब में आपने देखा कि गवर्नमेंट के और अपोजिशन के सेनेटर्स जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिन असेंबलियों से इस्तीफे देने की बात कर रही थी अपोजिशन या पीडीएम बल्कि आप उसको कहें, तो उन्होंने देखा कि ज़मीनी इलेक्शन भी लड़े हैं और सेनेट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो बात ये कि ये तमाम मामला जो है ना अफवाह तफहीम के लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, जो आपने अभी बात की है, अपोजिशन जो है पीडीएम की बात करते हैं, पीडीएम जो है मुकम्मल तौर पे इससे इनकारी नहीं है कि खुफिया बैलेटिंग की बात वो करते हैं और अभी वो ओपन बैलेटिंग से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इनकारी नहीं है। अगर देखा जाए तो मरीम नवाज साहिबा का भी बयान बड़ा रहा है, पीडीएम का मौक़िफ़ भी रहा है कि हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे लेकिन इस हुकूमत के जाने के बाद। हाँ, तो ये देखें इस बात में कौन सी सच्चाई है, ये कौन सा वजन है। हुकूमत के जाने के बात कराएंगे, जबकि आप तो इलेक्शन पे अगर आप एक अच्छी चीज के ऊपर मुत्तफिक है तो वो ये महदूद नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के जाने के बाद कराएंगे। इसका मतलब है कि आप जाती मफादात की वजह से ये चीजें कर रहे हैं, जबकि ओपन बैलेटिंग कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जब की चीजें सामने होनी चाहिए। और जिस तरह अभी आपने देखा कि बिला मुकाबला पंजाब में मुंतखब हो गए हैं, अब इस्लामाबाद में बहुत जबरदस्त मुकाबला होने को जा रहा है सेनेट का। आपने देखा कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली यूसुफ रज़ा गिलानी असेंबली की सीट में पीडीएम की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से हफीज शेख साहब हैं। तो अब इन दोनों के सामने आमने सामने मुकाबला होगा। गो के हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों का नंबर ज्यादा है, लेकिन जिस तरह जरदारी साहब क्लेम कर रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, तो ये जो सरप्राइज है ना, यही तो खरीद फरोख्त होती है, यहीं पे तो कैसा चलता है। आप सरप्राइज कैसे दे सकते हैं पैसे के बगैर, और आपके जब नंबर पूरे नहीं है तो आप किस तरह वोट ले सकते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि पिछले सेनेट के इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा में सीटें ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स कामयाब हो गए थे। तो ये लेन देन इसी को तो खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बुराई इसमें यह है कि जब आप पैसे दे के किसी सीट के ऊपर आएंगे तो पहले आप अपने पैसे पूरे करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट पूरा करेंगे, तो आप आवाम के लिए काम नहीं करेंगे। असेंबलियों में तो आवाम आपको मुंतखब करके भेजती है कि आप उनके लिए काम करें, लेकिन देखने को ये मिलता है कि आज आपने देखा कि सिंध की सूबाई असेंबली में किस बुरी तरह मेंबरान आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो इन सबको ये सोचना चाहिए कि जो मामला आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। इनको जाती रंजिशें भुला देनी चाहिए। भले
सेनेट इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो, नुकसान हर जगह आवाम का ही होता है। जी लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो ज़िमनी इंतखाबात की भी बात की है, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं। सेनेट के ऊपर सरप्राइज आ रहा है पीडीएम की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए पूरी सूरत हाल में, हमारे पास एक वीडियो भी मंजर आम पर आई और उस वीडियो में देखा गया कि पीटीआई के जो रुकन हैं वो ही पैसे का लेन देन कर रहे हैं, और उसके बाद जो पीटीआई के मेंबरान हैं, पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले हैं, लियाकत जतोई साहब का भी बयान आपके सामने होगा, जिस तरीके से उन्होंने 35 करोड़ का एलिगेशन लगाया, तो वो सारे मामलात भी हैं। तो इधर से भी तो कुछ लेन देन हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि आपने किसी पार्टी में ये मिसाल देखी कि पता चला हो कि वोट किसी और को दिए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया हो। अभी भी वजीर कानून जो थे खैबर पख्तूनख्वा के, इस वीडियो के सामने आने के बाद उनको भी सबकदोश कर दिया गया। तो बात यही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान साहब यही तो कह रहे हैं कि जब इसमें पैसा चलता है तो क्यों नहीं ओपन बैलेटिंग कराई जाए, इसी तरह तो पैसे का लेन देन खत्म होगा। जो पीटीआई में भी इस वक्त सियासतदान मौजूद है, वो शुरू से तो पीटीआई में नहीं थे, उन्होंने कुछ वक्त नून लीग में गुजारा, कुछ वक्त पीपल्स पार्टी में गुजारा, वो पाकिस्तान के ही सियासतदान है। तो इस करप्शन को खत्म करना है, भले पीटीआई के अंदर है, बेशक नून लीग के अंदर है, या पीपल्स पार्टी के अंदर है, या मौलाना फजल रहमान के ग्रुप के अंदर है, ये पैसे का लेन देन तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई भी अच्छी बात कर रहा है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, इसमें सबका ही फायदा है, सबको मिल के चलना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और अब ये चीजें पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि अवाम ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी ज़िमनी इलेक्शन पे भी बात करते हैं। अवाम तो बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन अपने मुफाद पे ही चल रही है। अगर इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन में देखा गया डस्का के इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े शकूक व शुबहात थे, मशकूक करार दिए गए और बड़े दावे किए गए थे कि हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन कराएंगे इस हुकूमत की तरफ से। लेकिन देखा गया तो इलेक्शन जब हुए वही किस्म की धांधली, वही मामलात जैसा साबिका हुकूमतों में होते रहे। मगर इसके ऊपर मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दिए गए, क्योंकि अपोजिशन ने कहा कि डस्का में इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ, तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अगर डस्का में इलेक्शन होते हैं तो फिर तमाम के तमाम जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ दोबारा होने चाहिए। यहाँ पे देखें दो चीजें, एक तो इस इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, खासतौर पे डस्का वाले इलेक्शन में जहाँ पे 2-3 कारकुन अपनी जान से भी गए, इसमें सबसे बड़ी नाकामी पंजाब हुकूमत की है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने आवाम को वहाँ पे क्या सपोर्ट दी या क्या वहाँ पे उन्होंने उनके लिए किया। और इलेक्शन कमीशन भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या दूसरे लोग रात भर गायब रहे तो उसकी इन्होंने क्या तहकीक करके बात सामने लेके आए कि कौन उनको लेके गया था, कौन इसका जिम्मेदार है। तो उसमें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि वो एक हल्के के अंदर अमन व अमान जो है वो बरकरार नहीं रख सकी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, अगर 20 पोलिंग स्टेशंस में गड़बड़ हुई है तो आप 20 से 25 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा री इलेक्शन करा लें। आपको पूरे हल्के में इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान की कौम का पैसा, टैक्स का पैसा आप फिर जाया करेंगे और फिर वहां पे इतने बड़े हल्के में फिर आपको गड़बड़ ज्यादा होगी। ज्यादा लेकिन सर बात सर 4 हल्कों से शुरू हुई थी, 4 हल्कों से बात शुरू हुई, अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट में आ गए, और अब अगर इस तरफ देखा जाए वो पूरे इलेक्शन करवाना चाहते हैं पूरे हल्के में, तो अब हुकूमत जो है किसी तौर पे तैयार नहीं है। तो उस वक्त 4 हल्कों पे जो था अवाम का पैसा जायज़ था और इस वक्त अवाम का पैसा लग रहा है। देखिए बात उस वक्त ये थी कि 4 हल्के खोले जाए, उनका अंदर जो भी गड़बड़ हुई है वो उसको सामने लाया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं लेके आया। लेकिन इस वक्त ये खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन को आप देखें कि वो एक इदारे के तौर पे मजबूत है, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी है, हुकूमत ने उसमें इंटरफेरेंस नहीं की, उनका डिसीजन भी हुकूमत के खिलाफ आया और हुकूमत कोर्ट में जा रही है, जबकि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही। तो जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर मामलात सही तरह नहीं चल सकते। सही, इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। खुद मुख्तारी कहीं नज़र आई हमें इलेक्शन कमीशन की इस पूरी सूरत हाल में, जिस तरह कि उन्होंने इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया डस्का के इलेक्शन की तरफ। तो नसीम सिद्दीकी साहब, अहम सवाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि अपोजिशन है और पीडीएम है, और पीडीएम की जमातें जो हैं वो सीटें लेके जाने में कामयाब हुई हैं। इसे मैं रिलेट कर रहा हूँ सेनेट इंतखाबात से, तो सेनेट के इंतखाब होने वाले हैं, और क्या वाकई इस तरह सेनेट में भी कोई सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब की वजह से हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ है।
देखिए, इसमें जो ज़मीनी इंतखाबात है, इसमें जो पीडीएम ने, मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती हैं, वो उनकी अपनी ही सीटें थी, उनके अपने ही लोगों के भरने के बाद खाली हुई पेशावर भी थी। तो सिर्फ है। एक नौशहरा, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि सिर्फ नौशहरा की सीट जो है वो पीटीआई ने अपनी लूज की, और उसकी भी वजह ये थी कि वहाँ पे परवेज खटक साहब और लियाकत खटक साहब के आपस में अख्तिलाफ आ गए थे और पीटीआई का वोट बट गया था। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है, पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है, और इन्हें ये चीज देखनी पड़ेगी। और जहां तक सेनेट के इलेक्शन में सरप्राइज आ सकती है, बिल्कुल सरप्राइज आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो वहां पे भी पोजीशन बहुत पुरुमीद थी कि उनके नंबर्स पूरे हैं और चेयरमैन सेनेट के को वो हटा देंगे, लेकिन उनको एक सरप्राइज मिला। तो ये सरप्राइज इस दफा हुकूमत को भी मिल सकता है, क्योंकि पीडीएम की तमाम जमातें साथ हैं, और अगर ये ओपन बैलेटिंग नहीं होती तो हुकूमत को जो है वो एक सरप्राइज मिल सकता है। बिल्कुल सही सर, इस्लामाबाद के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एक बड़ी अहम सीट है, जैसे कि आपने भी हफीज शेख साहब का और यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिक्र किया, तो बड़ी ज़्यादा आपस में खींचातानी हो रही है और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सरप्राइज़ देंगे, दोनों तरफ से इत्तेहादियों से बातें की जा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि इस सीट का कितना ज़्यादा असर होना है सेनेट इंतखाबात के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा सेनेट के अंदर हुकूमत की तरफ, अपोजिशन की तरफ से। बिल्कुल, आप देखें कि जब पंजाब सिंध में तो क्योंकि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो पंजाब और इस्लामाबाद में सेनेट का मैदान लगना था, लेकिन क्योंकि पंजाब में तमाम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, तो अब सेनेट के इलेक्शन का जो सारा जोर है वो इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि दोनों कदावर शख्सियत आमने सामने। आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी की भी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, बड़ी पार्टी से वो है, उनको पीडीएम की सपोर्ट है, जबकि हफीज शेख साहब जो है वो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी है और उनको गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों की तरफ से भरपूर सपोर्ट है। तो दोनों तरफ से सरप्राइज देने के जो है वो वादे हो रहे हैं, दोनों तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के जीतने की जो है वो नवीद दी जा रही है। लेकिन अगर पीडीएम के जो उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी साहब, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये एक तो बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमती बेंचों के लिए। दूसरा ये कि फिर उसके बाद ये सुना जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी उनको लाया जा सकता है, और वो एक बड़ी शख्सियत है, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सही, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नदीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद की सीट फैसला करेगी कि कौन जीतता है, हुकूमत या अपोजिशन। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। वक्फे से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात की और साथ ही खुफिया इलेक्शन और ओपन बैलेट के ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की हमने। अब आप बात कर लेते हैं कोरोना के ऊपर, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल से तो आप बाखबर ही हैं। एनसीओसी ने तमाम बंदिशें जो हटाने की बात की है और साथ ही कहा है कि ये फैसला भी किया गया है कि 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। पहले जिस तरह के एक दिन छुट्टी और एक दिन फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के अब बच्चे जो हैं 5 रोज़ स्कूल जाएंगे और भी जितने भी दीगर कारोबार हैं उन तमाम को भी खोलने की बात की गई और शादी ब्याह की बात की गई, तजारती और तकरीबात की बात की गई। इन तमाम पर बात करने के लिए, तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपके इल्म में भी है, एनसीओसी ने ऐलान कर दिया है कि तमाम बंदिशें ख़त्म कर दी जाएंगी और जो है इंडोर सरगर्मियों की इजाज़त भी दे दी गई है, तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे, तजारती मराकज़ भी खुल जाएंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये फ़ैसला हुकूमत का सही है? जी बहुत शुक्रिया। इस स्टेज के ऊपर हुकूमत सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि और भी दुनिया में जो हुकूमतें हैं वो बतदरीज अपनी मार्केट को, इकॉनमी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने स्कूल्स या ऐसी जगहें जो पहले बंद थी, ऐसे मराकज़ जहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग थे वो खोल रहे हैं। तो इसके बारे में तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़ैसला सही है या नहीं है, या इस वक्त ये फ़ैसला लेना चाहिए, ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि अगर इसमें एहतियात अगर बरतते रहेंगे लोग बावजूद इसके कि ये खुल जाएंगे, तो फिर शायद हमारा जो इसका जो फैलाव है उसमें कुछ ना कुछ
ठहराव रहेगा। लेकिन अगर इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही की और वो अपनी एहतियाती तदाबीर जो अभी ले रहे हैं वो लेनी बंद कर दी, तो फिर डेफिनेटली फैलाव जो है वो फिर दोबारा से बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लोगों की एहतियाती तदाबीर की बात की है, तो मैं इसके ऊपर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर पहली लहर थी, जब हम देखें पिछले साल की बात करते हैं, कोरोना नया नया आया, नया नया मुतारिफ हुआ, लोगों में बड़ा खौफ व हिरास था और बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स पे लोगों ने एहतियात भी की और बहुत ज़्यादा मतलब हाथ भी धोते रहे, मास्क भी लगाते रहे। लेकिन दूसरी लहर जब देखी गई तो वो ज़्यादा ख़तरनाक थी। लेकिन मैं दीगर मुल्कों की अभी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के दीगर शहरों में और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो बड़ी बेहतियाती करते हमें नज़र आए और उन्होंने न मास्क लगाना छोड़ दिए, उन्होंने हाथ धोना छोड़ दिए और इसके ऊपर बाकायदा एक सर्वे भी हुआ जिससे साबित हुआ कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर करना कम छोड़ दी हैं और दूसरी जानिब हुकूमत के ये ऐसे फैसले हैं। देखिए, इस वक्त जो इसमें ख़तरे की घंटी है वो यही है कि लोग जो हैं वो थोड़े से इजी हो गए हैं और चूँकि अब स्कूल्स, मराकज़, ये उसकी वजह ये है कि इसके बारे में एक आम पहली बात तो ये कि इससे आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सर्वेज हुए उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अभी भी इस पर यकीन नहीं रखते कि ये बीमारी है भी कि नहीं। एक तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद फिर बतदरीज जिस तरह मराकज़ खुल रहे हैं तो लोग अपनी ज़िंदगी में और अपने कामों के अंदर दोबारा से जब जा रहे हैं तो उसमें अगर उन इदारों, उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अगर कोई स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर डेफिनेटली उसमें एक लैक्सिटी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो एक अप्रोच है इसकी तरफ वो एक जो लैक्सिटी वाली है उसकी वजह से लोग, अब आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगहों पे अब वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे या वो एहतियाती तदाबीर जो पहले हम कर रहे थे पहले वेव में वो अब नहीं कर रहे। तो ये फिर इसके साथ स्कूल्स के खुलने के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के खुलने के साथ और ऐसे मराकज़ जहाँ पर ज़्यादा लोगों का हजूम है और अगर वो अपना ख्याल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट में ख़तरा है कि ये बढ़ सकता है। और इसकी ये समझना ज़रूरी है कि इन हालात में पहले वेव से लेके अब तक जो वायरस है उसमें खातिर ख्वाह तब्दीली आ चुकी है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फर्दर हर मुल्क में जिस तरह म्यूटेट हो रहा है वो खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है जिससे ये इसका फैलाव जो है वो बढ़ सकता है। सही, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि एनसीओसी का कहना है, उनके सर्वेज़ का भी कहना है कि कोरोना वायरस का जोर जो है वो पाकिस्तान में कम हुआ है। यहाँ पर लोग दीगर ममालिक की तरह ज़्यादा कोरोना की वजह से मुतासिर नहीं हुए और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये तालीमी, तजारती मराकज़ और जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनको बहाल किया गया है। तो क्या आपको भी लगता है बहैसियत डॉक्टर कि क्या वाकई ही कोरोना का जोर ख़त्म हुआ है? देखिए, इस वक्त हम ये देख सकते हैं कि जो सेकेंड वेव है उसके जो एक जोर आया था उसमें कमी हुई है, लेकिन वो स्टैग्नेट कर रहा है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे 1500 के आसपास नए केसेस में इजाफा हो रहा है। जो अमवात हैं वो 50-60 की रेंज के अंदर रहती हैं और कभी कभी डिप करती हैं। तो ये तो इस चीज़ का इंदिया दे रहा है कि ये कम्प्लीटली गायब नहीं हुआ। डेफिनेटली उसका फैलाव की जो ज़ोर था यानी उसकी जो शरह थी वो कम हुई है लेकिन गायब नहीं हुआ। तो इन हालात में जब अब हम दोबारा से मिलने जुलने लगेंगे और एहतियात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसमें प्रेशर आएगा। इसके साथ ही साथ हम अब वैक्सीनेशन का भी हमने आगाज़ किया है तो ये भी अब हमें फर्दर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन इसकी वजह से भी हासिल होगी। और मौसम में जो तब्दीली, सर्दी की कमी और गर्मी की तपिश बढ़ने से भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है इसके फैलाव से। सही डॉक्टर साहब, जैसे कि वैक्सीनेशन की आपने बात की तो लोगों में आम तासुर ये पाया जा रहा है, इवन के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें भी ये तासुर पाया जा रहा है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये बिल्कुल मौजू नहीं है और दीगर मुल्कों में भी देखा गया कि इस तरह का रुझान पाया गया। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया गया है और क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए अगर नहीं अभी तक किया गया? तो सबसे पहले तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये है कि हुकूमत 2 फरवरी को इसका आगाज़ हुआ था वैक्सीनेशन का। हमारे मुकाबले में दूसरे ममालिक को अगर हम देखें अभी हमारे यहाँ तकरीबन लाख से कम वैक्सीन्स अब तक लग चुकी हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं सूबों के पास या मुख्तलिफ शहरों के पास, लेकिन वो लोगों तक यानी कि वो फ्रिज में तो पड़ी हुई हैं लेकिन वो अब तक जो लगने का जो अमल है वो स्लो है। अगर पूरी दुनिया में देखें तो सुस्त रवि का शिकार है और उसकी वजह से इसमें ये चीज़ शामिल है कि लोगों का जो इसके बारे में जो आपने बताया कि जो रुझान है वो गलत है, उसके बारे में लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से मीडिया के ऊपर आके बार बार बताने की ज़रूरत है ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो इसके बारे में बढ़ सके।
लेकिन ये तशवीश पैरामेडिकल स्टाफ में भी पाई जाती है। ये देखिए, जो नॉलेज की कमी की वजह से या कम समझ की वजह से ये ऐसी तशवीश पाई जाती है। जब एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ लोग आके जो इसके शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो बात करेंगे हुकूमत की सतह से और मुख्तलिफ यानी एवेन्यूज़ के ज़रिए, तो लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। तो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में खुद हुकूमत ने कहा कि हम 60 साल से ज़्यादा लोगों को नहीं लगाना चाहते। अब लोगों के अंदर जो 60 साल से ज़्यादा हैं वो एक परेशानी का अमल आ गया है कि शायद अब कोई और भी वैक्सीन आएगी तो वो उनके लिए कारगर होगी या ख़तरनाक होगी। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जिन लोगों को लग चुकी है उनके बारे में शेयर करना ज़रूरी है ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ सके कि इसमें कोई ऐसी खतरात नहीं है और उनको प्रोटेक्शन हासिल हो रही है। सही, साइड इफ़ेक्ट पे तो बात की है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बुनियादी सवाल आवाम के लिए। आवाम ये जानना चाहती है कि अगर उन्हें ये वैक्सीन लग जाती है तो इसके बाद उन्हें क्या कोरोना नहीं होगा, या उसके बाद बार बार वैक्सीन के अमल को जारी रखा जाएगा, या बार इसके अलावा कोई दूसरी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, या मुकम्मल तौर पर वो कोरोना के जो एक वायरस है उससे मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस जो है ये अपने आप को तब्दील कर रहा है। जिस तरह हमें फ्लू के वायरस के बारे में पता है, बहुत सी बीमारियां उनका वायरस तब्दील नहीं होता, इसलिए उनको एक दफ़ा अगर टीका लग जाए तो सारी ज़िंदगी आपको प्रोटेक्शन हासिल होती है। ये अगर वायरस बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया तो फिर बूस्टर्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आज अगर ये टीका लग गया तो सारी ज़िंदगी के लिए फिर शायद कभी भी हमें ना ज़रूरत पड़े। तो इसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी से इसका फैलाव और जिस तेज़ी से इसके अंदर तब्दीली आ रही है उससे ये लग रहा है कि ये वायरस आने वाले सालों में अपनी शक्ल काफ़ी हद तक बदलेगा, जिसके लिए बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सही, ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि शक्ल में तब्दीली आती जाती है वायरस की, और जिस दुनिया में देखा गया है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है आम आदमी तक पहुँचने का अमल जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि अभी देखा गया पैरामेडिकल स्टाफ को दिया गया, पैरामेडिकल स्टाफ में तशवीश पाई गई, उनकी जो तशवीश है उसको दूर करने के लिए इकदाम भी सुस्त रवि का शिकार हैं। आम आदमी तक ये वैक्सीन कब पहुँचेगी और किस तरीके से पहुँचाई जाए ताकि वो आसानी से इसे एक्सेप्ट कर लें? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त वैक्सीन्स लग चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 60 लाख की तादाद रोज़ाना लग रही है। हमारे मुकाबले में जबकि केसेस हमसे कम हैं बांग्लादेश के, वहाँ पे तकरीबन 28 लाख लोगों को वैक्सीन्स लग चुकी हैं। हमारे यहाँ मैंने जिस तरह जिक्र किया, हमारे पास जो सेंटर्स मौजूद हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पे तेज़ी से इसको लगाने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है, और इसके अंदर जो नई हमारे पास जो वैक्सीन्स आनी हैं उनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दें ताकि वो अवेलेबल हों। अगर हुकूमत के पास वसाइल नहीं है तो फिर किसी और तरीके से हासिल, क्योंकि अभी तक जितनी भी ये वैक्सीन आई है ये हमें गिफ्ट की सूरत में आई है। तो अगर हुकूमत के पास वसाइल की कमी है तो प्राइवेट सेक्टर से मदद ले लें, लेकिन मंगवा लें ताकि ये वैक्सीन लग जाए। और इसके समझना ज़रूरी है कि अगर हमने इसमें देरी की तो जो वायरस यहाँ पे सिरायत किया हुआ है वो अपनी शक्ल को तब्दील करके हो सकता है उसका फैलाव यहीं पे ज़्यादा तेज़ हो जाए। सही, बहुत तेज़ी से फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत को मेजर्स लेने पड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी सामने आना पड़ेगा। डॉक्टर शमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद थे, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम से फिर वक्त इतना ही। हमने सेनेट इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात के ऊपर बात की, खुफिया राय की दही के ऊपर बात की, और तमाम अमूर के ऊपर बात की, और कोरोना के ऊपर भी बात की। तो दुआ यही है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो सियासी हों या सेहत के हवाले से हों या किसी भी मामले के हवाले से हों, दुरुस्त हों। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।